दोस्तों, डागोर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियोज़ में हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे और राणा मोकल तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। हम पिछले वीडियोज़ में राजकुमार चूड़ा के बारे में एक चीज़ को हम छोड़ चुके थे। राजकुमार चूड़ा को इनके त्याग और समर्पण के कारण इनके पिता लक्ष्य सिंह के द्वारा शासन में कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे, जिनमें हम देख लेते हैं कौन कौन से विशेषाधिकार इन्हें दिए गए। विशेषाधिकार कि जो राजकुमार चूड़ा है, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हुआ करते थे। 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने से, जिनमें से 4 चूड़ा को दिए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रथम श्रेणी ठिकाना जो कि सलूम्बर था, सलूम्बर भी शामिल था। सलूम्बर इनको दिया गया था। 4 प्रथम श्रेणी ठिकाने दिए गए 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से, जिनमें सलूम्बर भी शामिल था। इसके अलावा जो सलूम्बर का सामंत होगा, सलूम्बर का सामंत सेना का, मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। तथा हरावल में, यानी कि हरावल सेना का जो अग्रिम भाग होता था, हरावल में नेतृत्व करेगा, सेना का नेतृत्व करेगा। सामंत जो सलूम्बर का सामंत होगा, सामंत मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। राज तिलक, ये विशेषाधिकार भी राजकुमार चूड़ा को दिया गया। इसके अलावा सभी कागज पत्रों पर, जो भी शाही दस्तावेज होते थे, सभी कागज पत्रों पर राजा के साथ साथ सलूम्बर का सामंत हस्ताक्षर करेगा। सामंत हस्ताक्षर करेगा। सलूम्बर का जो सामंत होगा वो हस्ताक्षर करेगा। इसके अलावा राजा की अनुपस्थिति में राजधानी संभालेगा। सलूम्बर का सामंत राजधानी संभालेगा। ये जो विशेषाधिकार थे राजकुमार चूड़ा को दिए गए। इन विशेषाधिकारों के आधार पर हम देखते हैं कि सलूम्बर का मेवाड़ के इतिहास में एक बड़ा रोल रहा है, या ये कहें कि बड़ी इनका महत्व रहा है। राणा मोकल की हत्या के बाद में अगले जो शासक बने वो बने उनके बेटे कुंभा, राणा कुंभा। कुंभा का शासनकाल 1433 से 1468 तक रहा। इनके पिता मोकल, पिता का नाम मोकल, तथा माता सौभाग्य देवी परमार थी। सौभाग्य देवी परमार। जिस समय झीलवाड़ा नामक स्थान पर जिस शिविर में मोकल की हत्या हुई, उस शिविर में यहाँ पर राणा कुंभा भी मौजूद थे, लेकिन भाग्यवश या सौभाग्यवश इनके जो शुभचिंतक थे इनको बचाकर वहाँ से चित्तौड़ ले आए और चित्तौड़ में ले जाकर इनका राज तिलक कर दिया। राणा कुंभा का राज तिलक चित्तौड़ में कर दिया। राज तिलक किया। राज तिलक होने के बाद में 1433 में इनका राज तिलक हो गया था। राज तिलक होने के बाद में 1433 में जब इनका राज तिलक हुआ तो इनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी। 10 वर्ष की आयु में इनका राज तिलक हो गया। इनका जो संरक्षक था, इनकी बहन का भाई रणमल को इनका संरक्षक बनाया गया। रणमल को इनका संरक्षक बनाया गया। संरक्षक बनाया किसको? रणमल को इनका संरक्षक बनाया गया। अब राणा कुंभा के सामने दो बड़ी समस्याएं थी, या दो विकट समस्याएं थी। पहली समस्या क्या थी? अपने पिता के जो हत्यारे थे,
चाचा मेरा कोमा महपा पवार, इनसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। महपा पवार से बदला लेना था अपने पिता की हत्या का। दूसरी जो विकट समस्या थी, जो ये रणमल थे, इनके मामा रणमल, अंसाबाई के भाई रणमल, रणमल का इनको दरबार में प्रभाव कम करना था। हम देखते हैं कि ये जो राजचूड़ा के ये मालवा चले जाने के राजचूड़ा के मालवा चले जाने के बाद में रणमल का प्रभाव मेवाड़ दरबार में काफ़ी बढ़ गया था। अब कुंभा के सामने भी ये समस्या थी कि रणमल के प्रभाव को कम किया जाए। अब इन दोनों ही समस्याओं से इनको निजात पाना था। रणमल के दरबार में प्रभाव को कम करना, प्रभाव को कम करना। कुंभा ने रणमल की सहायता से, अपने मामा रणमल की सहायता से चाचा मेरा की हत्या तो कर दी थी। चाचा मेरा की हत्या कर दी, चाचा मेरा की हत्या कर दी। इस प्रकार से इनकी जो पहली समस्या थी उससे इन्होंने निजात पा लिया। दूसरी समस्या थी इनकी रणमल के दरबार में प्रभाव को कम करना। इसके लिए इन्होंने अपने इनके जो ताऊ कह लेते हैं या फिर इनके जो राजकुमार चूड़ा थे, उनको इन्होंने मालवा से वापस बुला लिया। राजकुमार चूड़ा को मालवा से इन्होंने वापस बुला लिया, वापस बुलाया। इसके बाद में एक षड्यंत्र के तहत भारमली की सहायता से, ये एक दासी थी, भारमली की सहायता से इन्होंने रणमल की हत्या कर दी। रणमल की हत्या, इससे संबंधित एक जनश्रुति है, एक किंवदंती है कि जो भारमली दासी थीं, ये हंसाबाई के विवाह के समय उनके साथ आई थीं और जो रणमल थे इनसे बेहद ही प्रेम करते थे। अब रणमल के पास में एक बार ये दारू वारू पीते थे, तो दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए रणमल भारमली के पास गए हुए थे। ये जानकारी जब कुंभा को लगी तो कुंभा ने उस भारमली से संपर्क किया। संपर्क करके उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप इनको जहर दे दीजिए, ऐसे ऐसे इनका प्रभाव इसमें दरबार में इनका प्रभाव बढ़ गया है, इसलिए इनको जहर दे दीजिए। तो कहते हैं कि जो भारमली दासी थी, इन्होंने इनको शराब में जहर मिलाकर दे दिया था। इस प्रकार से इन्होंने अपनी दूसरी समस्या से भी निजात पा लिया। इसके बाद में एक और इनका पिता का हत्यारा महपा पवार, ये अभी भी बचे हुए थे। महपा पवार ने मालवा में उस समय शासक हुए थे महमूद खिलजी। मालवा में महमूद खिलजी के पास इन्होंने शरण ले रखी थी। तो मालवा के लिए इन्होंने पत्र लिखा, कहते हैं इन्होंने एक लेटर लिखा कुंभा ने कि हमें महपा पवार को वापस दे दिया जाए, ये हमारे पिता का हत्यारा है। तो कहते हैं महमूद खिलजी ने शरणागत वत्सल यानी शरण में आए हुए की रक्षा की खातिर इन्हें नहीं दिया था। इसलिए महमूद खिलजी से कुंभा को युद्ध लड़ना पड़ा। उस युद्ध को अपन एक नाम से जानते हैं, सारंगपुर का युद्ध। 1437 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में। इस युद्ध में कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी, फर्स्ट महमूद खिलजी थे, महमूद खिलजी फर्स्ट। इनके विरुद्ध ये युद्ध हुआ। कुंभा ने इनको इस युद्ध में हरा दिया। इस हराने के बाद में इस युद्ध की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया।
इस युद्ध के बाद महमूद खिलजी को इन्होंने 6 महीने तक, सॉरी वर्ष नहीं, इस युद्ध के बाद में महमूद खिलजी को 6 महीने तक इन्होंने गिरफ्तार करके रखा या कैद करके रखा। गिरफ्तारी के 6 महीने गिरफ्तारी के बाद इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। इसके बाद में 1456 में 1456 में एक संधि हुई थी, चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि, यह संधि कुंभा के विरुद्ध की गई थी। और किन किन के द्वारा की गई थी? इस चांपानेर की संधि मालवा व गुजरात के बीच हुई थी। मालवा व गुजरात। मालवा में महमूद खिलजी फर्स्ट, मालवा महमूद खिलजी फर्स्ट, और गुजरात में थे कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों के बीच ये संधि हुई। कहते हैं इस संधि के बाद में बदनौर में एक युद्ध लड़ा गया 1457 में। बदनौर युद्ध, ये बदनौर जो जगह है ये भीलवाड़ा में पड़ती है। भीलवाड़ा में बदनौर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को पराजित किया। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया। सिरोही के सहसमल देवड़ा शासक थे ये सिरोही के, सहसमल देवड़ा को हराया। देवड़ा को हराया। जिस समय राव रणमल की हत्या की गई थी, राव रणमल जो कि कुंभा के मामा थे, राव रणमल की हत्या की गई। उस समय जो इनके राव रणमल के जो पुत्र थे राव जोधा, जिनके द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई थी, राव जोधा मेवाड़ में थे। मेवाड़ में थे। कहते हैं कि राव जोधा ने जब ये खबर सुनी राव रणमल को मार दिया गया या इनकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद में ये यहाँ से भाग गए थे मेवाड़ से। और इनके लिए कहा भी गया था, किसी ने आवाज़ लगा के ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि भाग रणमल भाग, थारो जोधा मारो जाए। भाग जोधा भाग, थारो रणमल मारो जाए, ऐसी कुछ किंवदंतियाँ हैं, जनश्रुतियाँ हैं। रणमल मारो जाए। कहते हैं कि यहाँ से जोधा भाग गए थे। उन्होंने बीकानेर में काहुनी नामक गांव में जाके शरण ली। जोधा ने बीकानेर में काहुनी नामक गांव में शरण ली। इसके बाद में इन दोनों के बीच ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच, मेवाड़ व मारवाड़ के बीच आवल बावल की संधि हुई। और इस संधि के तहत सोजत, जो कि पाली में जगह पड़ती है, आवल बावल की संधि, इस संधि के तहत सोजत को मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निर्धारित किया गया। सोजत को सीमा निर्धारित किया गया था मेवाड़ और मारवाड़ की। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच सोजत को सीमा निर्धारित किया गया आवल बावल की संधि के तहत।
कुंभा का विश्वास जीतने के लिए या विश्वास प्राप्त करने के लिए जोधा ने अपनी बेटी, जोधा की बेटी श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ किया था। कुंभा का छोटा बेटा था रायमल के साथ किया। अपने राजकार्य के अंतिम दिनों में कहते हैं कि कुंभा को उन्माद नामक रोग हो गया था। उन्माद नामक रोग से ग्रसित हो गए कुंभा। एक बार ये भक्ति कर रहे थे, शिव जी के परम भक्त थे। कहते हैं शिव जी को ये जल चढ़ा रहे थे, तो जल चढ़ाते वक्त इनके पुत्र उदा ने जल चढ़ाते वक्त इनके पुत्र उदा ने इनकी हत्या कर दी। उदा ने हत्या कर दी। उदा को मेवाड़ का पितृहंता भी कहा जाता है। मेवाड़ का पितृहंता है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सबसे पहले हम देखेंगे स्थापत्य में योगदान। कुंभा ने स्थापत्य कला के लिए क्या क्या कार्य किए। स्थापत्य में योगदान। कुंभा को राजस्थानी स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कुंभा को कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ। कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ था। यह एक 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत है। इसके अब अन्य नाम देख लेते हैं। इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इसे कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज। भगवान विष्णु के लिए यह समर्पित है, इसलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। तथा मूर्तियों का अजायब घर भी इसे ही कहा जाता है। मूर्तियों का अजायब घर, इसे इन नामों से भी जाना जाता है। बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में। इस दुर्ग की लंबाई, कितनी है? तो इस दुर्ग की लंबाई 122 फुट है। दुर्ग की जो लंबाई है वो है 122 फुट। लंबाई 122 फुट, चौड़ाई 30 फुट। 30 फुट ये चौड़ा है विजय स्तंभ। इसके वास्तुकार के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके वास्तुकार कौन कौन थे। तो वास्तुकारों के 4 नाम आते हैं: जैता, पूंजा, पोमा और नापा। विजय स्तंभ को प्रतीक चिन्ह बनाया गया। प्रतीक चिन्ह 3 चीजों का इसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया है: राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा अभिनव भारत। ये एक वीर सावरकर का संगठन था। माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड का इसे प्रतीक चिन्ह बनाया गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। तथा वीर सावरकर का एक संगठन है, वीर सावरकर का, जिसको मुंबई में गठित किया गया था, अभिनव भारत। इन तीनों का इसे प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया था। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। और डाक टिकट कब जारी किया गया था? डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, 1 रुपये का। विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की जाती है। कुतुब मीनार से इसकी तुलना की जाती है। तुलना करने वाला जो व्यक्ति है वो है जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। तथा एक इतिहासकार हुए हैं फर्ग्यूसन। फर्ग्यूसन ने ये जो विजय स्तंभ की तुलना है ये रोम के टार्जन टावर से की है। रोम के टार्जन टावर। कहते हैं कि इसकी जो 9वीं मंजिल है इस पर एक बार बिजली गिर गई थी, तो ये जो इसकी 9वीं मंजिल थी ये फूट गई थी। 9वीं मंजिल जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई थी। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। स्वरूप सिंह द्वारा पुनर्निर्मित या पुनर्निर्माण इसका किया गया। महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसकी विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, अल्लाह। और जो 8वीं मंजिल है इस पर एक भी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है। ये जो बातें थी ये थी विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ के सामने एक कीर्ति स्तंभ भी है। इसको भी, विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक कीर्ति स्तंभ और है इसके सामने, जो कि 7 मंजिला इमारत है। कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला इमारत। इसका निर्माण एक जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल के द्वारा करवाया गया था। जीजा शाह बघेरवाल। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो अत्रि और महेश दोनों हैं। ये दोनों बाप बेटे थे। अत्रि जो पिता थे, इनके बेटे थे महेश। इन दोनों के द्वारा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई थी। जो ये कीर्ति स्तंभ है ये जैन के स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जो कि भगवान ये आदिनाथ को समर्पित है। जैनों के भगवान हुए हैं आदिनाथ को समर्पित। इसी को आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है, इसलिए इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं स्थापत्य कला के योगदान में ही कि कुंभा ने कुछ किलों का निर्माण कराया था। एक कविराजा श्यामल दास हुए हैं, कविराजा श्यामल दास। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, श्यामल दास ने, वीर विनोद। इनकी एक पुस्तक है वीर विनोद। वीर विनोद के अनुसार जो कुंभा थे इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण करवाया था। 32 का निर्माण। पहला दुर्ग पढ़ लेते हैं कुंभलगढ़। मुख्य दुर्ग पढ़ लेते हैं 2-4। कुंभलगढ़, ये जो दुर्ग है इन्होंने राजसमंद में बनवाया था, राजसमंद जिले में। इसका जो वास्तुकार हुए वो थे मंडन, वास्तुकार मंडन। इसी दुर्ग को मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी। मेवाड़ व मारवाड़ का
सीमा प्रहरी। इसका जो ऊपरी महल है, इस दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो ऊपरी महल है उसको कटारगढ़ कहा जाता है। कटारगढ़ ये कुंभा का निजी आवास था, इसमें कुंभा रहते थे, निजी आवास था। यहाँ से मेवाड़ व मारवाड़ पर आसानी से नज़र रखी जा सकती थी, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई महेश के द्वारा। महेश कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? महेश के द्वारा। अत्रि भट्ट के पुत्र थे ये महेश भट्ट, इनके द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी गई। इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। प्रशस्ति में धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। धर्म एवं पवित्रता का अवतार। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। इसके बाद में बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग की। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। जिला बोले तो सिरोही। इसका इन्होंने 1452 में पुनर्निर्माण करवाया था। इन्होंने सिरोही में ही बासंती दुर्ग बनवाया। बासंती दुर्ग बनवाया। इन्होंने एक दुर्ग मचान भी सिरोही में ही बनवाया। मचान दुर्ग ये मेरों पर नियंत्रण के लिए बनवाया गया था। मेर जो जाति थी एक, मेरों पर नियंत्रण के लिए। इन्होंने एक भूमठ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस भूमठ दुर्ग का निर्माण भीलों पर नियंत्रण के लिए करवाया गया था कुंभा के द्वारा। भीलों पर नियंत्रण। कुंभा ने अपने 3 किलों पर कौन कौन से किले? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और अचलगढ़, इन तीनों दुर्गों में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। कुंभस्वामी मंदिर। कुंभा ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था। श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण। कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण 3 किलों पर करवाया था, कुंभलगढ़ दुर्ग में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और अचलगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा ये श्रृंगार चौरी मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। इन्हीं के समय में, कुंभा के समय में, रणकपुर जैन मंदिर बनवाया गया था 1439 में। रणकपुर जैन मंदिर। कहते हैं कुंभा ने इन मंदिरों के लिए भूमि दान में दी थी तथा इनके लिए पैसे भी दान में दिए थे 1439 में। इनका जो निर्माण था एक जैन व्यापारी धनक शाह के द्वारा करवाया गया था। धनक शाह के द्वारा। इन रणकपुर के जैन मंदिरों में सबसे प्रमुख चौमुखा जैन मंदिर है। चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर। इसके जो वास्तुकार हुए इस मंदिर के, वो थे देपाक। यहीं पर आदिनाथ की मूर्ति है। इसमें आदिनाथ की मूर्ति है। इसी मंदिर में 1444 स्तंभ होने के कारण इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है। 1444 स्तंभ है इस मंदिर में, इसलिए इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। स्तंभों का अजायब घर कहा जाता
1456 ईस्वी में नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। नागौर का एक शासक था फिरोज खान। फिरोज खान की मृत्यु के बाद 1456 में इस फिरोज खान की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसके दो पुत्र थे, शम्स खां और मुजाहिद खां। मुजाहिद खां, इन दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है, शम्स खां और मुजाहिद खां में। इस उत्तराधिकार संघर्ष में जो कुंभा थे, इन्होंने शम्स खां का साथ दिया। कुंभा साथ दिया। शम्स खां का इन्होंने साथ दिया। शम्स खां को ये नागौर की गद्दी पर इन्होंने बिठाया। उसके बाद में जो शम्स खां थे, इन्होंने इनकी शर्तों का पालन नहीं किया, कुंभा की शर्तों का। इसलिए कुंभा ने नागौर पर आक्रमण किया और शम्स खां को पराजित कर दिया था। अब इसके बाद में देखते हैं हम कुंभा का साहित्य में योगदान। कुंभा का साहित्य में योगदान। साहित्य में योगदान। कुंभा स्वयं संगीतज्ञ था, एक अच्छा संगीतज्ञ था और स्वयं वीणा बजाता था। संगीतज्ञ वीणा बजाता। कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो सारंग व्यास थे। सारंग व्यास इनके संगीत गुरु थे। संगीत गुरु। कुंभा ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, और संगीत राज। ये जो कामराज रतिसार है, कामराज रतिसार के 7 भाग हैं तथा इस संगीत राज जो पुस्तक है इसके 5 भाग हैं। संगीत राज के 5 भाग। संगीत राज पुस्तक 5 भागों में विभाजित है। ये 5 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये संगीत राज के 5 भाग हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इसके अलावा जयदेव की एक पुस्तक थी गीत गोविंद, जिसमें हम्मीर को वीर राजा कहा गया है। जयदेव की इस पुस्तक पर गीत गोविंद नामक पुस्तक पर कुंभा ने एक टीका लिखी थी। इसके अलावा सारंगधर की संगीत की पुस्तक संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। इसके अलावा वाणभट्ट की चंडी शतक पुस्तक पर इन्होंने टीका लिखी। चंडी शतक। कहते हैं कुंभा कई भाषाओं का ज्ञानी था, जिनमें मेवाड़ी, कन्नड़ व मराठी प्रमुख थी। कुंभा के द्वारा 4 नाटक लिखे गए थे। अब इनके दरबारी विद्वान देख लेते हैं। दरबारी विद्वान कि कौन कौन इनके दरबार में कोर्ट स्कॉलर थे या दरबारी विद्वान थे। सबसे पहला जो नाम आता है वो था कान्व्यास का। कान्व्यास के द्वारा एकलिंग महात्म्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। एकलिंग महात्म्य। इस पुस्तक का जो प्रथम भाग था राजवर्णन कहलाता था, जो कि कुंभा के द्वारा लिखा गया।
इसके अलावा एक इनके दरबार में मेहा जी थे। मेहा के द्वारा तीर्थमाला नामक पुस्तक लिखी गई। इनके एक अन्य दरबारी या शिल्पी कह सकते हैं, शिल्पी जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार या शिल्पी थे, मंडन के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गईं। इनके दरबारी विद्वान थे ये भी। वास्तुसार, ये इनके द्वारा वास्तुसार नामक पुस्तक लिखी गई। दूसरी पुस्तक देवमूर्ति प्रकरण। इसके अलावा राजवल्लभ, ये सभी मंडन की पुस्तकें हैं। राजवल्लभ के अलावा रूपमंडन जो पुस्तक है यह मूर्ति कला की जानकारी देती है। इसके अलावा कोदंड मंडन जो कि धनुष विज्ञान की जानकारी देती है। कोदंड मंडन या धनुष निर्माण की हमें जानकारी देती है। मंडन का एक भाई था नाथा नाम से। नाथा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, वास्तु मंजरी। मंडन का एक बेटा था गोविंद। ये सभी कुंभा के दरबारी विद्वान थे। पूरा का पूरा परिवार आ गया है। मंडन के द्वारा पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि और सार समुच्चय। ये चारों पुस्तक गोविंद के द्वारा लिखी गई, जो कि मंडन का बेटा था। सार समुच्चय, जो सार समुच्चय है ये आयुर्वेद की जानकारी देने वाला ग्रंथ है, आयुर्वेद। और कला निधि ये मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देता है। मंदिर के शिखर निर्माण की, शिखर किस प्रकार से बनाए जाएं, शिखर निर्माण की जानकारी हमें देता है। कुंभा की एक बेटी थी जिसका नाम था रमाबाई स्वयं एक अच्छी संगीतज्ञ थी। इनकी उपाधि थी वागीश्वरी इनकी उपाधि थी। रमाबाई को जावर परगना दिया गया था कुंभा के द्वारा, जावर परगना। इसके अलावा कुंभा के दरबार में हीरानंद मुनि थे। हीरानंद मुनि को कुंभा का गुरु बताया जाता है। कुंभा ने इन्हें कवि राजा की उपाधि भी दी थी, यह कवि राजा। इसके अलावा 4 जैन विद्वान भी कुंभा के दरबार को सुशोभित करते थे, जिनमें सोमदेव, सोमसुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति जैसे जैन विद्वान थे। कुंभा ने जैनों पर से तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। जैनों से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। अब हम बातें करते हैं कुंभा की उपाधियों के बारे में। कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो कुंभा को बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। कुंभा के बराबर उपाधि शायद ही इतिहास में किसी राजा को दी गई हों। इनमें सबसे पहले इनको हिंदू सुल्तान कहा गया। हिंदू सुल्तान, मुस्लिम सेना को हराने के कारण इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। इसके अलावा इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी दी गई थी। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई संगीत प्रेमी होने के कारण। इन्हें धीमान की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये बड़ी ही बुद्धिमत्ता से दुर्गों का निर्माण करवाते थे। इन्हें इसलिए धीमान की उपाधि दी गई। धीमान के अलावा इन्हें शैलगुरु की उपाधि दी गई। इन्हें छापगुरु की उपाधि दी गई, क्योंकि ये छापामार युद्ध प्रणाली में काफ़ी निपुण थे। छापगुरु। इन्हें नरपति, अश्वपति की उपाधि भी दी गई। नरपति एवं अश्वपति की उपाधि भी दी गई, क्योंकि इनकी सेना में तमाम घोड़े थे, तमाम इनके सैनिक थे। इसके कारण इन्हें अश्वपति और नरपति की उपाधि भी दी गई थी। इसके अलावा इन्हें दानगुरु की उपाधि दी गई थी। दानगुरु। इन्हें आदि वराह की उपाधि दी गई। इन्हें परम भागवत की उपाधि दी गई। आदि वराह, परम भागवत की उपाधि दी गई। इन्हें चाप गुरु की उपाधि दी गई, क्योंकि ये धनुष
चलाने की कला में काफ़ी निपुण थे। इन्हें हाल गुरु की उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने पहाड़ी किलों को भी जीत लिया था, इसलिए हाल गुरु की उपाधि दी गई। इन्हें राणा रासो की उपाधि दी गई साहित्य प्रेमी होने के कारण, राणा रासो। इस प्रकार से इन्हें बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।